ठीक है। चलो, तो देखो वर्णमाला जो होता है हमारा हिंदी में, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में टोटल होते हैं 52 अक्षर, ठीक है, जिसमें से 13 हमारे स्वर होते हैं और 39 हमारे व्यंजन होते हैं। और टोटल अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे स्वरों की संख्या होती है वो तो टोटल 13 होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। लेकिन बोलने के आधार पर अगर देखा जाए स्वरों की संख्या मात्र 10 होती है। मतलब ये दो स्वर जो होते हैं इनको हटा दिया जाता है, इसके बाद री ऋषि को भी हटा दिया जाता है। तो अगर 13 में से 3 कम कर देंगे तो हमारे 10 बचेंगे। क्लियर? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। बिल्कुल बात सही है भाई, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या मात्र 11 होती है। कैसे? अगर अंग और आ को हटा दिया जाए तो हमारे केवल 11 बचेंगे। अगर काउंटिंग करनी है तो देख ले, गिन लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिखने के आधार पर 11, बोलने के आधार पर 10 और कुल स्वरों की संख्या 13। ठीक। अगर हम बात करें आगे, अगर इन दोनों को हटा दिया जाता है, जब इन दोनों को हटा दिया जाता है तो ना तो स्वर में रखा जाता है ना इनको व्यंजन में रखा जाता है, क्योंकि ये होते हैं शैतान टाइप के, तो इनको अलग रखा जाता है। और जब इनको अलग रखा जाता है तो इनका एक नाम दे दिया जाता है अयोगवा। क्या नाम दे दिया जाता है? अयोगवा। तो अंग और आह को अयोगवा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है अंग और आह को क्या कहते हैं? अयोगवा। इसको कहते हैं आगत स्वर। इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर। इसको शहीद वर्ण नहीं कहते हैं, इसको आगत स्वर कहते हैं। शहीद वर्ण कहते हैं किसको? आ को। आ को हम शहीद वर्ण कहते हैं। गलत डिलीट कर दिया इसको। शहीद वर्ण किसको कहते हैं? आ को। शहीद वर्ण जो कहते हैं आ को कहते हैं। प्रथमा अक्षर भी इसी को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसको मिलता है, लेकिन सही देखा जाए तो ये है प्रथमा अक्षर। और आगत स्वर इसी को कहते हैं। आगत का मतलब सबसे आगे आने वाला। वर्णमाला में कौन सा स्वर है? तो ये आ है। कौन वाला? डॉक्टर वाला, जिसमें चंद बिंदी नहीं है, ये केवल है ना। हाँ, और इसके बाद में देखो जो व्यंजन होते हैं, अगर 52 अक्षरों में से 13 स्वर निकाल दिए जाए तो 39 व्यंजन बचते हैं। और इन व्यंजन में से जो लास्ट में ये 5 आती है अणनम, ये अणनम का मतलब डरिया वाली अणा, यहाँ ये वाली अणा और अणा वाली अणा, नानल और माम, यहाँ से ले तक 1 2 3 4 5, यहाँ ये काम गलत है। यहाँ से लेकर ये जो 5 अक्षर होते हैं ये 5 नंबर पे आते हैं। 1 2 3 4 5, ये देखो 5वें नंबर पे आ रहे हैं, सब जो 5वें नंबर पे आते हैं, इसीलिए इनको पंचमा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। अब पंचमा अक्षर को नासिक व्यंजन भी बोला जाता है, क्योंकि इनको बोलने पे ज्यादातर हमारी आवाज होती है नाक से निकलती है, जो कि यहाँ लिखा है। नाक से बोलने जाने वाले को, बोले जाने वाले नाक से भी सांस निकलती है। इसके बाद में बच्चों एक आगे एक चीज और देखें, जो डा डलिया है वो डा ढक्कन है। अगर इन दोनों में बिंदी लगा दी जाए तो इनकी नई शक्ल बन जाती है, और जब इनको नई शक्ल बन जाती है तो इनको बोला जाता है द्वित व्यंजन। क्या बोला जाता है? द्वित व्यंजन। और जब इनको द्वित व्यंजन बोला जाता है तो इनका एक दूसरा नाम और निकल के आता है, द्वित व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, स्पीड में बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो तो आराम से बोलते हैं ना। अब आगे बात करी जाए तो व्यंजन में जो लास्ट की जो 5 अणा वाले होते हैं, 3 ये अणा वाले और माँ मछली तक, इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। ये क्लियर हो गया होगा। डाडली और डाढक्कन को एक बार फिर से लिख के अगर इनमें बिंदी लगा दें तो इनको द्वितीय व्यंजन बोलते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका यूज कहाँ होता है? जैसे मैंने कहा वो है पढ़ा है, तो देखो पढ़ा में जो डाडलिया वाली अणा आई है, ये इसी यही क्या है, ये डाडली वाली जो अणा आई है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। जैसे कहते हैं वो पढ़ता है, ठीक, या मैंने बोला वो है पढ़ता है। तो हम एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ता में जो ढक्कन वाली अड़ा आई यही उत्सित व्यंजन यही आया है, ये डाल लिया वाली ये यहाँ पे आई है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़े तो राजस्सी को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। ये लुंठित मतलब लुंठ मतलब लुढ़क जाना, मतलब दोहरा जाना, मतलब लुंठित मतलब लौट जाना। लौट जाने का मतलब जब राह को बोलो तो जीभ लौट जाती है अंदर को, तो इसीलिए इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। रा को बोलो तो एकदम कंपन भी होता है, रा 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 रा, तो इस तरह, ठीक है। ला लड्डू को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। जब इसको बोलो तो ऐसा लगा है आवाज जो अंदर को जा रही है, ला ला आवाज अंदर को जा रही है, बोलो बोल के देखो ला, तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्लियर? अब इन सबको बवाल को छोड़ के इसके अलावा आता है छा त्रा ज्ञा और एक आता है श्री। इन 4 वर्णों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो 4 व्यंजन है ना, ये 2 व्यंजन से मिलके बने हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ के किससे बने? जैसे छा छत्री है हमारा, ये हमारा बना है का से और प्लस सा, क्योंकि आपने देखा होगा छा छत्री की स्पेलिंग बनाते होगे तो KSH बनती है। तो इसका रीजन क्या है? KSH क्यों बनती है? क्योंकि का से बनता है के और सा षटकोण से बनता है SH। तो हम देख रहे हैं KSH बराबर KSH, इसका मतलब छा छत्री इन दोनों से मिलके बना है। इसी तरह ये तीनों भी मिलके बने हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक छोटी सी बात और छूटी जा रही है, उसको भी देख लो, फिर आगे वीडियो खत्म करते हैं। आगे आपकी मर्जी, देखना हो देख लेना, नहीं तो शेयर कर देना। का खा गा घा इंगिया, देखो आगे के जो 2 अक्षर होते हैं,
हर वर्णमाला के मतलब हर व्यंजन के हर लाइन में, व्यंजन के हर लाइन में, व्यंजन के हर लाइन में आगे वाले अक्षरों को अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण। समझ रहे हो क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। और व्यंजन के हर लाइन में जो 3 अक्षर बनते हैं उसको बोलते हैं सघोष वर्ण। क्या बोलते हैं? सघोष वर्ण, जिसको हम कहीं कहीं घोष भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं हमने देख लो क्या मिलता है? घोष वर्ण। समझ में आ गई बात? और हर व्यंजन के दूसरे और चौथे अक्षर को, दूसरे और चौथे अक्षर को, दूसरे और चौथे अक्षर को महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। क्योंकि इनको बोलने में बहुत ताकत लगती है, बोलने में समय लगता है। जैसे का, फिर करो खा, तो ये होते हैं, इनमें देर लगता है बोलने में, तो आवाज इनमें वो देर तक बोलना पड़ता है, इसलिए होते महाप्राण। ये पूरे प्राण खा जाते हैं बोलने में, ये समझ, तभी इनको बोलते हैं महाप्राण। और जो बाकी पहला बचा और इसके बाद में तीसरा बचा और जो 5वां बचा, इनको बोलते हैं अल्प प्राण। इनको अल्प प्राण बोलते, ये बोलने में प्राण हमारे कम खाते हैं, मतलब इनको बोलने में हमें कम दिक्कत होती है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्प प्राण। कल हम इसको